Sapna ma'am. Again making you host, ma'am. Okay, students, switch on your camera. Now, we are discussing about the respiratory system. Let's start with the topic, respiratory system. To understand the process of breathing. In humans, the main organs responsible for respiration are present in the thoracic cavity. बेटा एक बात ध्यान रखेंगे, हम यहाँ पे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम समझने जा रहे हैं, जो पार्ट्स इसमें इंक्लूड होते हैं वो हम अभी डिस्कस करेंगे। ये अंदर की तरफ क्या है? लंग्स, ठीक है। पेयर में है ना 2-3 बोनी पार्ट जो लंग्स को कवर करता है और साथ में प्रोटेक्शन देता है, इसको क्या बोलते हैं? रिब केज, ठीक है। क्या बोलते हैं? रिब केज। हमारी बॉडी में जिस एरिया में, जिस स्पेस में ये लंग्स प्रेजेंट होती हैं, उस एरिया को बोलते हैं थोरेसिक कैविटी। क्या बोलते हैं? थोरेसिक कैविटी, ठीक है। तो थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट है हमारी लंग्स, और लंग्स को कवर कर रहा है बोनी पार्ट विच इज कॉल्ड द रिब केज, ओके। The thorax region, the rib cage, and a dome-shaped fibrous tissue known as the diaphragm are observed. अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा इस तरफ आता है लीवर, ठीक है। यहाँ पे आएगा हमारा स्टमक, ओके। यहाँ पे ऊपर आप जो ये शेप देख रहे हो ना, ये डोम शेप है, ओके। दिस इज द डोम शेप स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट होता है लंग्स और हमारे लीवर और स्टमक के बीच में। डोम शेप स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड द डायफ्राम, ठीक है। जब हम इनहेल करते हैं या एक्सेल करते हैं गैसेस को, तो उस टाइम डायफ्राम और साथ में हमारी लंग्स और रिब्स की भी मूवमेंट होती है। मूवमेंट बोला है मैंने, ठीक है। स्टार्ट हो गया। Present within the rib cage are the pleural. देख रहे हो ना, ये लीवर आ गया, ये स्टमक आ गया, नीचे लार्ज इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन के नीचे आप देख रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। जो लंग्स होती हैं वो बनी होती हैं प्लूरल मेम्ब्रेन से। किस मेम्ब्रेन से बनी होती है? प्लूरल मेम्ब्रेन। प्लूरल मेम्ब्रेन जो है वो 2 मेम्ब्रेन से बना होता है, ठीक है। लंग्स में देखो, ये मैं ड्रॉ करूंगी, अगर ये इस तरह से ट्रायंगुलर शेप का रहता है लंग्स, ठीक है। दिस इज द राइट लंग एंड दिस इज द लेफ्ट लंग, ठीक है। ये आ गई सबसे बाहर की लेयर, जिस लेयर को बोलते हैं पैराइटल लेयर, ठीक है। कौन सी लेयर है ये? पैराइटल लेयर, ठीक है। मैं यहाँ पे स्पेलिंग लिख देती हूँ, PITA। दिस इज द पैराइटल लेयर या फिर पैराइटल मेम्ब्रेन, ठीक है। इसके अंदर एक और लेयर होती है, इस लेयर को बोलते हैं विसरल लेयर या विसरल मेम्ब्रेन, VISCERAL, ओके। विसरल मेम्ब्रेन, ओके। दोनों को कंबाइंड फॉर्म में बोला जाता है प्लूरल मेम्ब्रेन, ओके। दोनों को कंबाइंड फॉर्म में बोला जाता है प्लूरल मेम्ब्रेन। ध्यान देंगे,
इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में प्रेजेंट होता है स्पेस। ठीक है, दोनों मेम्ब्रेन के बीच में क्या प्रेजेंट है? स्पेस। और उस स्पेस में प्रेजेंट होता है फ्लूइड। ठीक है, यहाँ पे मैं यहाँ पे इसको आगे कंटिन्यू कर रही हूँ। यहाँ पे स्पेस में प्रेजेंट होता है फ्लूइड, लिक्विड सब्सटेंस और फ्लूइड। उस फ्लूइड को बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड। ठीक है, या प्लूरा। ओके, दैट इज द fluid present between the two membrane, that is parietal membrane and visceral membrane. That fluid is called pleura. Okay, तो मैंने क्या बताया आपको? प्लूरल मेम्ब्रेन दो मेम्ब्रेन से बना है, दो लेयर से बना है, पैराइटल मेम्ब्रेन और दूसरा है विसरल मेम्ब्रेन। ठीक है, विसरल मेम्ब्रेन इनर होता है, अंदर की तरफ होता है। ठीक है, और पैराइटल मेम्ब्रेन आउटर होता है। किसके बाहर है ये मेम्ब्रेन? लंग्स के बाहर। ठीक है, बात समझ आ गई? दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है, उस स्पेस में प्रेजेंट है फ्लूइड और उस फ्लूइड को बोलते हैं प्लूरा। ठीक है, वो प्लूरा जो होता है बेटा, वो हमारी लंग्स को प्रोटेक्शन देता है। ठीक है, कोई मैकेनिकल इंजरी होती है तो उसको उस मैकेनिकल इंजरी से बचाने में हेल्प करता है फ्लूइड विच इज प्रेजेंट बिटवीन दीज टू मेम्ब्रेन। ओके, Membranes, which includes the lungs. The right lung is divided into 3 lobes, the right superior, right middle. ओके, कितनी लंग्स बताई? 2 होती है। ठीक है, राइट एंड द लेफ्ट लंग। राइट लंग में 3 लोब्स होती हैं। कितनी लोब्स? ये जो दिखाई ना अलग करके, कितनी लोब्स है आप नोट करेंगे? 3 लोब्स। और लेफ्ट लंग में कितनी लोब्स होती है बेटा? 2 लोब्स। ठीक है, बात समझ आई? जो राइट लंग होती है वो बिग साइज की होती है। राइट लंग इज बिगर देन द लेफ्ट वन। ठीक है, लेफ्ट वाली जो होती है दैट इज स्मॉलर देन राइट वन। ओके स्टूडेंट्स, ओके, मैं यहाँ पे राइट और लेफ्ट के बारे में बता रही हूँ। अब ऑब्वियस है कि राइट वाली लंग अगर बड़ी साइज की है, उसमें 3 लोब्स हैं, तो उसका वेट भी ज्यादा होगा। ठीक है, उसका वेट होता है 620 ग्राम के अराउंड। ठीक है, एक एडल्ट में 620 ग्राम के अराउंड लंग का वेट रहता है राइट वाले का। और लेफ्ट लंग का वेट होता है 560 ग्राम। ओके, क्लियर हो गया? कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बताए, समझ आए? यस राइट मैम। लोब्स है, वो बड़ा साइज का है। लेफ्ट लंग 2 लोब्स का होता है, स्मॉल साइज का है, उसका वेट 560 ग्राम के अराउंड होता है। और राइट वाले का जो है वो 620 ग्राम के अराउंड होता है। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। And the right inferior lobe. देख रहे हो यहाँ पे राइट लंग जो है, ये लोब्स दिखाई है बेटा। जो ऊपर की तरफ ये जो आप लंग का, राइट लंग का छोटा सा पार्ट देख रहे हो, इसको बोलते हैं सुपीरियर लोब। कौन सी लोब बेटा? ऊपर की तरफ है, इसको बोलते हैं सुपीरियर लोब। ठीक है, जो बीच में होती है उसको बोलते हैं मिडल लोब। कौन सी लोब? मिडल लोब। और जो नीचे की तरफ होती है उसको लिखते हैं, उसको बोलते हैं इंफीरियर लोब। तो बेटा राइट लोब में, सॉरी, राइट लंग में कितनी लोब्स हैं? हाउ मेनी लोब्स? 3 ठीक है, अपर लोब इज कॉल्ड superior lobe, मिडल वन इज कॉल्ड middle lobe, लोअर है inferior lobe, वैसे ही लेफ्ट लंग में भी 2 लोब्स होती है, वहां पे मिडल लोब नहीं होती, सुपीरियर होती है और इंफीरियर होती है, और उन्हीं से बनता है लेफ्ट लंग। ठीक है, आगे देखते हैं। The left lung is smaller and has
एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगी, ये देख रही हो, ये डिप्रेशन सा बना हुआ है ना लेफ्ट वाले में, इसको बोलते हैं कार्डियक नोच। क्या बोलते हैं इसको? कार्डियक नोच। ठीक है, दिस कार्डियक नोच प्रेजेंट ओनली इन लेफ्ट लंग, दिस कार्डियक नोच इज एब्सेंट इन द राइट लंग। कार्डियक नोच राइट लंग में एब्सेंट होती है और लेफ्ट लंग में प्रेजेंट होती है। ठीक है बच्चे, बात समझ आ गई है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Lobes, the left इधर देखो सभी, superior ये and देखो राइट जो लेफ्ट लोब है, लेफ्ट लंग है, उसमें सिर्फ दो ही लोब्स हैं, एक ऊपर वाली जिसको सुपीरियर लोब बोलेंगे, एक नीचे वाली जिसको इंफीरियर लोब बोलेंगे। the left inferior lobe. Both the lungs are associated externally with small tubular. ये जो आप देख रहे हो ना, ट्रैकिया कंटिन्यू कर रहा है और दोनों लंग्स में वो ट्रैकिया आगे बाइफरकेट कर रहा है, दो ट्यूब्स में डिवाइड कर रहा है, उसको बोलते हैं ब्रोंकाई। दो है तो ब्रोंकाई, सिंगल बोले जब उसका सिंगुलर होगा तो उसको ब्रोंकस बोलेंगे। ठीक है बच्चे, यहाँ पे इसके आगे इस पार्ट को बोलते हैं हाइलम, जो लंग्स के साथ डायरेक्ट कनेक्ट होता है। ठीक है, हाइलम रीजन, हाइलम रीजन वो रीजन है जो लंग्स के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, जहां पे ट्रैकिया की बाइफरकेशन हो रही है, दो ट्यूब्स बन रही हैं, दैट इज कॉल्ड द ब्रोंकाई। ओके, इज दैट क्लियर? नाउ Bronchi, which unite and extend into the trachea. ये सॉफ्ट बोन से बनी होती है जिसको कार्टिलेज बोलते हैं। ठीक है, ये रिंग्स जो देख रहे हैं ना, सी की तरह होती है, पूरी ओ की तरह शेप नहीं बनेगी, ये सी शेप की रिंग्स होती हैं जो कार्टिलेज से बनी होती है, जो ट्रैकिया के अराउंड रहती हैं। ठीक है, वो उसको कोलैप्स होने से The बचाती हैं। trachea has incomplete इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग, C-shaped rings of cartilage, which prevent the tracheal wall from collapsing. The trachea leads into the pharynx, which is connected to the ठीक है, कल मैंने बताया था ना आपको, ट्रैकिया लीड करता है हमारे माउथ रीजन, थ्रोट हार्ट जो रहता है, दैट इज द फेरेनेक्स या फेरेंक्स। ठीक है, और फेरेनेक्स नॉस्ट्रल्स के साथ, हमारे नोज के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। ये जो अंदर से होल देख रहे हो ना, दीज आर द नॉस्ट्रल्स, नेजल चैम्बर्स हैं। ठीक है, जहाँ पे हेयरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप करता है, और टू नॉस्ट्रल्स प्रेजेंट होते हैं बेटा नोज में, पता है आप लोगों को? nostrils. As we breathe, जब आप ब्रीथ करते हो, इनहेल करते हो, सभी गैसेस इनहेल कर रही हैं, आपके सराउंडिंग में कुछ पॉल्यूटेंट गैसेस भी हैं, उसको भी आप इनहेल कर रहे हो। ठीक है, बट फिल्ट्रेशन होती है, हमारी इम्यूनिटी वर्क करती है और सिर्फ ऑक्सीजन को यूटिलाइज करेगी, और अगर कोई पॉल्यूटेंट गैस आपने इनहेल की है या आपने कोई डस्ट पार्टिकल्स इनहेल कर लिए हैं, तो वो आपकी बॉडी में इन्फेक्शन पैदा करेंगे। in air, the oxygen molecules enter the nostrils and travel downwards through the pharynx and ठीक है, trachea. जब हम इनहेल कर रहे हैं, इनहलेशन कर रहे हैं, तो नॉस्ट्रल से वो ऑक्सीजन और अदर गैसेस जो हैं वो हमारे ट्रैकिया से होते हुए लंग्स तक पहुंचेंगी। To finally reach the bronchi. From each bronchus, oxygen travels into the lungs. सोचिए, इतना नेटवर्क है हमारी ब्लड वेसल्स, ब्रैंकियोल्स और एल्वियोलाई का। ठीक है, हमारी लंग्स में In the lungs, the bronchus divides repeatedly to form bronchioles. Oxygen ठीक है, ब्रोंकाई की जो आगे फाइन ब्रांचेस होती हैं, बना के बताती हूँ आपको। यहाँ पे हमने ऐसे करके ड्रॉ किया ना, दिख रहा है ना जो मैं ड्रॉ कर रही हूँ, इस तरह से किया। ठीक है, दीज आर द ब्रोंकाई। जब ये आगे छोटी छोटी ब्रांचेस बनाएगा तो इनको बोलेंगे प्राइमरी ब्रैंकियोल्स। ठीक है, ये स्पेलिंग आ गई ब्रैंकियोल्स। ठीक है, ब्रोंकाई से राइज हुई ब्रांचेस को बोलेंगे प्राइमरी, प्राइमरी से आगे और फाइन ब्रांचेस और पतली हो जाएंगी,
उनको बोलेंगे सेकेंडरी ब्रैंकियोल्स, और सेकेंडरी ब्रैंकियोल से अराइज हुई और फाइन ब्रांचेस को बोलेंगे, क्या बोलेंगे, टर्शरी ब्रैंकियोल्स। बिल्कुल वैसे जैसे ये ट्री है, ये ट्री का ट्रंक रीजन है। यस मैम, यस मैम, जैसे एक ट्री है ये, ठीक है, ये ट्री जो है आगे फर्दर डिवाइड कर रहा है, इसकी क्या हो रही है, ब्रांचेस हो रही है, आगे दो मेन ब्रांचेस आ रही हैं, ठीक है, फिर इनकी भी आगे फर्दर छोटी छोटी ब्रांचेस आ रही है ना, और ब्रांचेस टिप से क्या होती जाती हैं, पतली होती जाती है, होती है ना बेटा। तो हमारे लंग्स में भी ब्रैंकियोल्स वैसे ही हैं जो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी ब्रैंकियोल्स में डिवाइड कर रही हैं, ठीक है, क्लियर हो रहा है, जहां से गैसेस ट्रैवल करके हमारे एल्वियोलाई तक पहुंच रही हैं। Travels through these bronchioles. देख रहे हो, ये हमारी टर्शरी ब्रैंकियोल्स होंगी जो फाइनली ओपन कर रही हैं, कहाँ पे, एल्वियोलाई में। एल्वियोलाई कैसे है बेटा, जैसे ग्रेप्स का क्लस्टर होता है, लाइक दैट, ठीक है, और साथ में आप लोग और क्या देख रहे हो, ब्लड वेसल्स का नेटवर्क भी है, ठीक है। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो 3 टाइप की होती हैं, ठीक है, ब्लड वेसल्स आर ऑफ 3 टाइप। कौन कौन सी, जो राइट कर रही हूँ विजिबल हो रहा है। पहली टाइप है वेन्स, ठीक है, सेकेंड टाइप इज द आर्टरीज, ठीक है, और थर्ड टाइप इज द कैपिलरीज। ये 3 टाइप की ब्लड वेसल्स हैं, ओके। सभी वेन्स जो हैं वो CO2 कैरी करके लेके जा रहा है हीमोग्लोबिन, ठीक है, तो उस ब्लड को बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है बेटा। ऑल द वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। इसका मतलब पल्मोनरी वेन्स जो हैं वो कौन सा ब्लड कैरी करेंगी, ऑक्सीजनेटेड, ठीक है। बाकी और जितनी भी वेन्स होंगी, ठीक है, पल्मोनरी वेन्स पता कौन सी वेन्स होती हैं, जो लंग्स से आती हैं हार्ट की तरफ, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती हैं, ठीक है। बाकी वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, ठीक है। वैसे सभी आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, सभी आर्टरीज एक्सेप्ट द पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है बच्चे। पल्मोनरी आर्टरी जो है वो फिर कौन सा ब्लड कैरी करेगी, डीऑक्सीजनेटेड। ये कुछ एक्सेप्शनल है, ठीक है। तो ये आपको पता है कहां से कहां तक ब्लड को कैरी करती है, पल्मोनरी आर्टरी CO2 वाला ब्लड जो होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो हार्ट से लंग्स की तरफ जाता है, ठीक है। तो लंग्स तक पहुंचाने वाला काम करेगा कौन, ब्लड वेसल, और उन ब्लड वेसल्स का नाम है पल्मोनरी आर्टरी। बाकी सभी आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। और कैपिलरीज वो पार्ट होता है जहां पे CO2 और O2 का एक्सचेंज होता है, ठीक है, वहां पे दोनों टाइप का ब्लड रहता है और एक्सचेंज चल रहा होता है एल्वियोलाई से या बॉडी पार्ट से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, एल्वियोलाई के अराउंड जो आप देख रहे हो ब्लड वेसल्स का नेटवर्क, दैट इज द कैपिलरीज, ताकि एल्वियोलाई से वो एक्सचेंज कर सकें गैसेस को। And reaches the alveoli, which is surrounded by a network of capillaries. मैंने कल यही बताया था कि हमारे एल्वियोलाई जैसे कि एक नेट में आपने कोई बॉल या बहुत सारी बॉल डाला हो, लाइक दैट। ये फिर मैं बता रही थी
कि जो किंडर जॉय का टॉय होता है उसको जब ओपन करते तो अंदर सैक होता है ना, तो हमारे एल्वियोलाई भी अंदर से कैसे हैं, सैक लाइक हैं, ठीक है, एम्प्टी है, जो सिर्फ गैसेस को एक्सचेंज करने के लिए बने हैं। अगर गलती से इन एल्वियोलाई में कुछ भर जाए, कोई फ्लूइड, कोई लिक्विड भर जाए, ठीक है, तो उससे हमें सांस लेने में प्रॉब्लम आएगी। यही आज के टाइम में जो पैंडेमिक डिसीज स्प्रेड हुई है, कोरोना वायरस, उसमें क्या हो रहा है बेटा कि धीरे धीरे इन्फेक्शन जब लंग्स में पहुंच रहा है वायरस का, तो इन्फेक्शन जब पहुंच रहा है तो हमारी बॉडी कुछ बनाती है, ठीक है, हमारे ट्रैक में म्यूकस सिक्रीट करने वाली ग्लैंड होती है। म्यूकस एक फ्लूइड है, ठीक है, वो म्यूकस जब इन्फेक्शन बढ़ने से हमारी बॉडी भी उसको ज्यादा बनाने लगेगी, तो वो म्यूकस हमारे लंग्स में एल्वियोलाई में डिपॉजिट हो जाएगा, और जब हम सांस लेंगे तो एक विजिंग साउंड आता है, जैसे लगता है कि हमारी चेस्ट हैवी है और हम एक नॉर्मल ब्रीथ नहीं ले पा रहे हैं, एक प्रॉपर इनहेलेशन नहीं कर पा रहे हैं। तो लंग्स में यहाँ पे फ्लूइड एक्यूमुलेट नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड बन सकता है, हमें सांस लेने में प्रॉब्लम आएगी। ओके, वो सिर्फ गैसेस की एक्सचेंज करने के लिए ही बना है। A section of one alveolus shows the presence of new. देखो ये एक एल्वियोलाई का मेम्ब्रेन बताया गया है, ठीक है, मेम्ब्रेन बताया है, और उसके साथ ब्लड वेसल कैपिलरी रन कर रही है, और ये जो बीच में आप घूमता हुआ देख रहे हो, दैट इज द रेड ब्लड सेल। Numerous alveolar chambers with pores. ठीक है, ये रेड ब्लड सेल्स हैं। ये एल्वियोलाई का क्या है, पोर है, जिससे वो O2 को कैपिलरी में डालेगा, डिफ्यूज करेगा। Blood containing RBCs is seen flowing through the capillaries. The oxygen molecules. ये ऐसे काम कर रहे हैं जैसे, देखो ये है रिवर, इमेजिन करिए ये है रिवर, इस रिवर के साइड में हैं बहुत सारे घर, ठीक है, और इन घरों में रहते हैं लोग, ठीक है, और यहाँ से बोट से कोई सामान लेके आ रहे हैं, ओके, और आप अपने घर से कुछ वेस्ट मटेरियल उसको एक्सचेंज करोगे, मतलब वेट, मतलब कि इस घर से आपने कुछ गार्बेज निकाला, आप अपने सराउंडिंग में उस गार्बेज को इकट्ठा नहीं कर सकते हो, आप उस बोट में ही उसके पास, शिपरमैन के पास, सॉरी उस बोट को जो चला रहा है उसके पास दोगे, तो आपने वेस्ट मटेरियल दे दिया और यूजफुल मटेरियल उससे ले लिया। बात समझ आई? तो आपने क्या किया, एक्सचेंज किया ना मटेरियल का। तो वैसे ही यहाँ पे बोट कौन है, रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, क्या लेके आ रहे थे वो, बॉडी से क्या लेके आ रहे थे, CO2 को, ठीक है, वो CO2 उन्होंने एल्वियोलाई को दे दी, ठीक है, क्योंकि CO2 वेस्ट मटेरियल है जिसकी हमें जरूरत नहीं है, पर बॉडी के सेल से ही CO2 को वो लेके आए हैं ना बेटा, रेड ब्लड सेल CO2 को कहाँ से लेके आए हैं, बॉडी सेल से, ठीक है, और O2 को वो एल्वियोलाई से लेंगे और रेड ब्लड सेल के ऊपर डाल देंगे, यानी बोट ने CO2 को एल्वियोलाई में डाल दिया और O2 को उसने पिक कर लिया। जब उसने O2 को पिक कर लिया है, ठीक है, O2 को ले लिया, तक हार्ट से, सॉरी लंग्स से हार्ट की तरफ पहुंचेगा, ठीक है, लंग से हार्ट की तरफ पहुंचेगा, तो वो ऑक्सीजनेटेड जिस ब्लड वेसल से जाएगी वो ब्लड वेसल होगी पल्मोनरी वेन्स। एक नहीं है, बहुत सारी हैं जो लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट की तरफ लेके जा रही हैं, ठीक है बच्चे, बात समझ आ गई है ना? आगे फिर क्या होगा, जो ऑक्सीजनेटेड हार्ट की तरफ पहुंचता है, ठीक है,
हमारी बॉडी में जो हार्ट है उसके टोटल 4 पार्ट्स हैं, 4 चैम्बर्स हैं। ठीक है, दिख रहा है ना जो मैं ड्रॉ कर रही हूँ, कितने चैम्बर्स हैं? 4 चैम्बर्स। ठीक है, ये होगी लेफ्ट साइड और ये होगी राइट साइड। ठीक है, ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं, चैम्बर को बोलते हैं ऑरिकल्स, और नीचे वाले पार्ट्स को बोलते हैं वेंट्रिकल्स। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम में हमने पढ़ना है ये चीज, पर मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ पल्मनरी वेन्स लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आ रही हैं हार्ट की तरफ और लेफ्ट साइड में डाल देगी। ठीक है, किस चैम्बर में डालेगी? लेफ्ट एट्रियम में। इसको एट्रियम भी बोलते हैं और ऑरिकल्स भी बोलते हैं। 2 है ना, एक के लिए एट्रियम वर्ड यूज किया जाता है और 2 के लिए एट्रिया वर्ड यूज करते हैं। सिंगुलर एट्रियम और इसका प्लूरल रहेगा एट्रियम, और दूसरा नाम होता है एट्रियम का ऑरिकल। 2 है तो एस भी लगाना है, सिंगल की बात करेंगे तो ऑरिकल होगा। ठीक है बच्चे, और नीचे वाले को वेंट्रिकल ही बोलते हैं, उसका कोई दूसरा नाम नहीं है, वेंट्रिकल। 2 है तो वेंट्रिकल, जब हम एक की बात कर रहे हैं तो वेंट्रिकल, एस हटा देंगे। ठीक है, तो पल्मनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आएगी और लेफ्ट साइड के ऊपर वाले चैम्बर में डाल देगी। ठीक है, फिर इस चैम्बर से वो निकल के वेंट्रिकल में जाता है, फिर वेंट्रिकल से वो ब्लड जो होगा वो अरोटा से होता हुआ, उसकी भी आगे कई छोटी छोटी ब्रांचेस बनेंगी ताकि हर बॉडी पार्ट तक आर्टरीज, अरोटा आगे बेटा, आर्टरीज, उसकी फाइन ब्रांचेस को आर्टरीज बोलेंगे, आर्टियोज बोलेंगे, जो बॉडी पार्ट्स की तरफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाएंगी। बात समझ आ गई? हर एक सेल, हर एक बॉडी पार्ट का सेल O2 को यूज करेगा रेस्पिरेशन करने के लिए, जो कल क्लास में हमने डिस्कस किया था। और सेल्स बच्चे जब O2 को यूज करते हैं तो बदले में वो CO2 को निकालते हैं, जो सेल का वेस्ट मटेरियल है। ठीक है, फिर बॉडी पार्ट्स ने CO2 को कहाँ पे रिलीज कर दिया? फिर से ब्लड वेसल में। तो कौन सी ब्लड वेसल्स जो हैं CO2 को बॉडी पार्ट से लेके आ रही है? वेन्स। ठीक है, सभी तरह की वेन्स पल्मोनरी वेन को छोड़ के CO2 को कैरी करेगी और हार्ट की तरफ लेके आएगी। ओके, और हार्ट के किस चैम्बर में उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को डालेगी? जो खाली है, कौन सा? राइट वाला। जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया था वो सिर्फ लेफ्ट साइड में एंटर किया, राइट में नहीं किया। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट साइड में आया, ठीक है, और फिर राइट वेंट्रिकल में गया, फिर राइट वेंट्रिकल से वो जाता है लंग्स की तरफ। ठीक है बच्चे, और लंग्स की तरफ जब हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है, यस युविका, तो जो ब्लड वेसल लेके जा रही है उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, वो है पल्मोनरी आर्टरी। वैसे सभी आर्टरी का काम क्या है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करना, पर जो लंग्स की तरफ से ब्लड ला रही है या लंग्स की तरफ से ब्लड, मतलब लंग्स की तरफ ब्लड लेके जा रही है, वो थोड़ा उल्टा काम कर रही है। उल्टा काम इन द सेंस कि पल्मोनरी आर्टरी हार्ट से, हार्ट के कौन से चैम्बर से? राइट चैम्बर ऑफ द हार्ट, वहां से वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मैं सिर्फ CO2 लिखूंगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स की तरफ लेके जा रही है। ठीक है, और वहीं पे पल्मोनरी वेन्स जो हैं वो लंग्स से ब्लड ला रही हैं, O2 वाला ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, हार्ट की तरफ। ठीक है, और हार्ट के लेफ्ट चैम्बर में डाल देंगी। कौन सा चैम्बर? ऑरिकल वाला। दोनों तरफ, चाहे राइट साइड हो चाहे लेफ्ट साइड हो,
हमेशा ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो चाहे डीऑक्सीजनेटेड हो, तो पहला डोर जो है जिस चैम्बर में एंटर करता है ब्लड वो होता है ऑरिकल्स। ठीक है, CO2 वाला आ रहा है तो ऑरिकल में एंटर करेगा, चाहे O2 वाला है ऑरिकल में एंटर करेगा, फिर वेंट्रिकल्स में जाता है। जैसे इस रूम का पहला डोर ये है और दूसरा डोर जो है वो फर्स्ट रूम के अंदर है, तो ये समझ लीजिए कि यहाँ पे इस डोर को तभी वो वेंट्रिकल में पहुंचेगा ब्लड जब वो पहले डोर को क्रॉस करेगा। समझ गए? Yes, Okay. ma'am. बढ़ते हैं। From the alveolus, diffuse into the capillary, ये जो बबल्स देख रहे हो दैट इज O2, जिसको रेड ब्लड सेल का हीमोग्लोबिन उठा रहा है। and then get absorbed by the bluish purple RBCs. This causes oxygenation of the RBCs and a transit जब O2 को रेड ब्लड सेल्स उठा लेंगे तो उस प्रोसेस को बोलते हैं ऑक्सीजनेशन। from bluish purple, red is observed. ये जो ब्लूइश पर्पल की बात कर रहे हैं इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। Blood moving alveolus contains RBCs and carbon dioxide molecules. देख रहे हो CO2 जो है वो रेड ब्लड सेल एल्वियोलाई में डिफ्यूज कर रहा है, ठीक है, और O2 को एल्वियोलाई का मेम्ब्रेन से जब वो क्रॉस कर रहा है O2 तो वो रेड ब्लड सेल पिक करेगा, वो रेड ब्लड सेल जिसने CO2 को रिलीज कर दिया। बिल्कुल वैसे कि वो जो बोट है उस बोट पे जो यूजफुल मटेरियल था उसको उसने दे दिया। ठीक है, समझ गए ना? यानी रेड ब्लड सेल, ये कौन है? रेड ब्लड सेल। ठीक है, ये जो इसके ऊपर ये बनाया है मैंने, इसको मानिए हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन ने CO2 को उठा के रखा है। ठीक है, जब तक वो CO2 को उतारेगा नहीं यानी एल्वियोलाई में देगा नहीं, तब तक वो O2 को कैसे उठा सकता है? समझ गए? तो हेमोग्लोबिन पहले CO2 को रिलीज करेगा जो ब्लड वेसल में प्रेजेंट है, फिर उसके बाद वो खाली स्पेस हो जाएगा, फिर वो इजीली O2 को पिक कर सकता है जो एल्वियोलाई से आ रहा है। आगे बात समझ बच्चे? एक्सचेंज का मतलब तो यही है ना। These molecules are released into the alveolus. The carbon dioxide collects in the alveolar chamber. And from the alveolus, it travels through the bronchioles into the bronchus, which finally reaches the trachea and is breathed out through the nostrils. ठीक है, जब आप इनहेल कर रहे हैं तो उसी दौरान आप एक्सहेल भी तो कर रहे हो, ऐसा थोड़ी है। पर एक जब हम लंबी सांस लेते हैं तो हम मोर ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं, ठीक है, एक्सहेल कौन सी कर रहे हैं? CO2। तो बेटा इस मैकेनिज्म को बोलते हैं ब्रीदिंग। क्या बोलते हैं? ब्रीदिंग। इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ द गैसेस is known as the breathing, and breathing is a physical process जिसको हम नोट भी कर सकते हैं। हमारे डायफ्राम का, हमारे रिब केज का और हमारे लंग्स का मूवमेंट हो रहा है तो वो हम फील कर सकते हैं, फिजिकल मूवमेंट हो रही है वो, ठीक है। बट रेस्पिरेशन सेल के अंदर का मैकेनिज्म है जिसको हम नेकेड आई से, मतलब उस मैकेनिज्म को हम देख नहीं सकते हैं, फिजिकली देख नहीं सकते, जिसको रेस्पिरेशन को। ब्रीदिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस। So the process of breathing